हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसी को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हम सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। देखिए आज के क्लास के आगे जितने सारे आप पढ़ने वाले हैं, केवल रेक्टिलिनियर मोशन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, उसके बाद रिलेटिव मोशन आएगा, उसके बाद जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर्स में सभी के सभी जगह ये इक्वेशन तो यूज होगा ही होगा। इसीलिए ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिएगा जरूर से, क्योंकि अगर ये टॉपिक में अगर आप नहीं समझ पाए, अगर इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम रह गया तो ऐसा मान के चलिए कि आने वाले हर एक चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम इसकी वजह से आएगा ही आएगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वाले टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट ना रहे, और मेरा विश्वास मानिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको समझाऊं, बस उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही हम लोग इसके बाद इस चैप्टर के बाद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप खुद ही देख पाएंगे कि इसके बगैर नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इसी टॉपिक पे बेस्ड एक चैप्टर आ जाया है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना तो मस्ट है ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ कुछ हमने बेसिक टर्म्स लिख रखे हैं, इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो भी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे आगे, उसमें सभी जगह आपको यही चार टर्म दिखेंगे, U, V, A और T। ठीक है, यानी इसी चार टर्म के कॉम्बिनेशन से जो भी हम फाइंड करने वाले हैं आगे, सभी फाइंड होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी चार टर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके हेल्प से हम लोग आगे इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कब करेंगे। सबसे पहली बात यही आता है कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हम सभी जगह यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे अब एकदम स्टार लगा लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना कि इक्वेशन ये ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर को और जैसे ही मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अच्छा तो यहाँ हम लोग जो भी अभी S = ut + हाफ एट स्क्वायर पढ़ेंगे आगे, वो हमें याद रहता है, फटाक से लगा देते हैं, है ना। वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है फिर भी लगा देते हैं, लेकिन वहां से आंसर जो भी आएगा वो गलत ही आएगा ना, क्योंकि पहले स्टेप में आप गलत कर चुके हैं। क्योंकि ये जो एक्सेल यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं सारे के सारे तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। समझ में आया? तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब आप यूज कर दीजिएगा, तो वहां से आंसर कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही रहेगा, है ना, जो कि गलत रहेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप तो यही देखें क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको इसको देखने के लिए एक्स्ट्रा से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आगे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको खुद ही लग जाएगा कि नहीं, इसको जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है कि लगेगा या नहीं लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ सबसे पहला तो यही पॉइंट था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं सारे के सारे तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन किस बात पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे, यानी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? हम लोगों ने अभी तक वही बात किया है जो पहले जानते थे। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही था कि इक्वेशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, अभी जो भी हम डिराइव करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में हम लोग u को इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बोलते हैं, लेकिन ये कुछ बोलने में लंबा चौड़ा नहीं लग रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा कुछ दिख रहा है ना कि ये इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतना बड़ा कौन बोलेगा भाई? सीधा बोलेंगे ना इनिशियल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को सीधा हम हटा देंगे। यहां से मतलब क्या समझ में आया? इंस्टेंटेनियस को यहां से हटा दिए, इसका मतलब ये है
कि अभी से आगे हम जो भी वेलोसिटी की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात करेंगे। वो हम कैसे करेंगे अभी हम समझने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसी को हम बोलेंगे इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको तो माइंड में जल चुका होगा ना बत्ती, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वो वेलोसिटी जो किसी इंस्टेंट पे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, जो कि किसी इंस्टेंट के लिए होता है। समझ में आया। उसी तरह हम लोगों ने आगे देखा v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एबीसीडी जब पढ़ते पहले u आता है फिर v आता है, तो पहला आया मतलब इनिशियल, बाद में आया फाइनल। समझ में आया। तो v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, इसी का दूसरा नाम है फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम चीज है ना। हम लोग इसको बोलचाल में क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअल में होता है फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग देखिए यहां जरा ध्यान से, ए का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, एक्सेलरेशन। अब देखो ए का मतलब एक्सेलरेशन है और टी का मतलब टाइम है। तो यहाँ पे जो भी चार टर्म लिखे हुए हैं यही चार टर्म अभी आगे आने वाले इक्वेशन में आपको दिखाई देने वाला है, इसलिए इस चारों टर्म के बारे में तो समझना इंपॉर्टेंट है ही सही। ठीक है, अब देखिए इनिशियल कैसे समझेंगे, फाइनल कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है जो कि ए पॉइंट पे है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और किसी बी पॉइंट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, किसी बी पॉइंट तक अगर जाता है ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जब पार्टिकल ए से बी गया है तो इसके पास वेलोसिटी होगा तभी तो चला है ना, पार्टिकल मोशन में होगा तभी तो चला है। तो यहाँ के इसके पास जो भी वेलोसिटी है ए पॉइंट पे, मैं उसको नाम दे देता हूँ va है। समझ में आया। और बी पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ vb, जो कि पॉइंट की वेलोसिटी है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इनिशियल और फाइनल में यहाँ इंस्टेंटेनियस क्यों जुड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होता है वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसलिए हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस बोला है। यानी आगे आने वाले जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, सभी जगह जो भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे वो सभी जगह कौन सी वेलोसिटी होगी, किसी न किसी पॉइंट की वेलोसिटी होगी। समझ में आया। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ के इसके बीच में अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब पार्टिकल ए से बी गया है तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, तो उस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। चलिए इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी, और एक पॉइंट और ले लेता हूँ जिसका नाम डी बोल देता हूँ। इसी तरह बहुत सारा पॉइंट होगा। तो पार्टिकल इस मोशन के टाइम में कभी ना कभी इस सी पॉइंट पे भी आया होगा और फिर किसी न किसी टाइम पे इस डी पॉइंट पे भी आया होगा कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी जो भी वेलोसिटी है पार्टिकल का मैं वीसी बोल देता हूँ, और जो भी डी पे वेलोसिटी है पार्टिकल का उसको मैं बोल देता हूँ वीडी। समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए अब बात आती है एकदम जो मेन खेल है उसकी, कि आखिर हम लोग को इसमें समझना क्या है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मिस्टेक होती है वही होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी देखिए जो भी हम लोग आगे बात करेंगे वहां पे हमेशा हम क्या करेंगे, कोई ना कोई दो पॉइंट के बीच में हम बात करेंगे। अब कैसे हम दो पॉइंट के बीच में बात करेंगे, चलिए यहाँ पे करके ही देख लेते हैं। समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए और बी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड बी के बारे में। ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम जो भी यहाँ नीचे बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट ए एंड बी के बीच का। समझ में आया। तो अब जरा ध्यान से देखिए पार्टिकल चलना कहां से स्टार्ट हुआ था, जरा ध्यान दीजिए। हम इसके देखिए यहाँ पे जो भी हम मोशन पढ़ रहे हैं आखिर हम समझ क्या रहे हैं, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। अभी हम लोगों ने जो ये चार लिखा है ना कि यू वी ए टी क्या है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने चार लिखा है उसी को एक्चुअल हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे यू कौन सा है, वी कौन सा है। समझ में आया। उसी को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। तो अभी हमने किसके बारे में बात किया है, ए एंड बी के बारे में। तो जब हम ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए पे पार्टिकल पहले था या बी पे, तो पार्टिकल ए से चलना इधर स्टार्ट किया था ना। तो जब भी मोशन पार्टिकल ए और बी के बीच में किया है तो सबसे पहले पार्टिकल ए पे आया है और उसके बाद पार्टिकल बी पे गया है। समझ में आया। यानी पार्टिकल इनिशियली में ए पे था, फाइनली कहां पे था, बी पे। तो पार्टिकल पहले जहां होता है, यानी पार्टिकल जब मोशन कर रहा है उस मोशन के दौरान पार्टिकल जिस पॉइंट पे पहले रहेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल, बाद में जाएगा उसको बोलेंगे फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल यू। समझ में आया। और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास उस वेलोसिटी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वी से।
क्लियर है यहां तक? तो यहां देखिए हम लोग किस तरह से u और v के बारे में लिखेंगे। यहां देखिए पार्टिकल स्टार्टिंग में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? a और b के बीच में। क्लियर है? तो a और b में पार्टिकल पहले a पॉइंट पे था, बाद में b पे गया। इसका मतलब यहां पे अगर मैं u के बारे में देखूं, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, अगर u के बारे में देखूंगा तो a पॉइंट पे जो होगा वही होगा, तो यहाँ पे हो गया va। क्यों? क्योंकि इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पे था और इनिशियल पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होता है पार्टिकल के पास उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? आप जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहां पहुंचा है पार्टिकल? ए और बी पॉइंट में, बी पॉइंट पे, यानी बाद में पहुंचा है बी पॉइंट पे। तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? जो भी बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी। यहां तक क्लियर है या नहीं? जरा ध्यान से देखिए। क्लियर है यहां तक? अब बात रही एक्सेलरेशन और टाइम की, तो हम लोग जानते हैं कि जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तब तक हम इसी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा मान के चल रहे हैं एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो हम लोग आगे एक्सेलरेशन कैसे यूज करेंगे इसमें आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां पे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो अभी हम u, v और t के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखिए t के बारे में अगर मैं बात करूं कि t क्या होगा, तो t होता है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना टोटल टाइम लगा है पार्टिकल को। समझ में आया क्या मैंने बोला कि t क्या होता है? तो आप जो भी दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उस दोनों पॉइंट के बीच जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो भी टाइम लिया होगा पार्टिकल उसी को बोलेंगे टाइम। समझ में आया? तो यहाँ पे t के मतलब क्या है? तो पार्टिकल यहाँ हमने किसके बीच लिया है? a और b लिया है ना, दो पॉइंट। तो a से लेके b तक जाने में पार्टिकल ने जो भी टाइम लिया होगा उसी को हम लोग यहाँ पे टाइम बोले हैं। टाइम इंटरवल का मतलब वही है, या फिर उसी को बोलेंगे टोटल टाइम। समझ में आया? तो यहाँ पे t का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? t फ्रॉम a टू b, ऐसा नोट कर दिए। अब देखिए इसी तरह सेम इसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है ना कि a और d के बात कर ले, तो हम बात करेंगे अब किसके बीच में? a और d पॉइंट के बीच में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब चलिए देखते हैं ए और डी पॉइंट के बीच में सेम चीज लिखेंगे। तो अब बताइए हमने क्या बात किया था कि इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जहां पार्टिकल पहले पहुंचा होता है और फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट की वेलोसिटी होती है? जिस पॉइंट पे पार्टिकल बाद में पहुंचा होता है। तो जो भी हम दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं उस पॉइंट में देखिए इनिशियल पार्टिकल पहले कहां था, बाद में कहां पे गया। क्लियर है? अब यहां पे देखिए जरा ध्यान से, पहला पार्टिकल एक हमने बात किसके बीच में किया है? ए और डी के बीच में। तो A और D के बीच में पार्टिकल पहले कहां पे था? A पे, बाद में कहां गया? D पे। तो जो जहां पहले था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में आया? तो यहां से हम लोग u के बारे में अगर हम बात करें तो u क्या होगा? va, जो भी a पॉइंट की वेलोसिटी होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम किसके बारे में बात करें? d पॉइंट की, यानी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी जो d पॉइंट की वेलोसिटी होगी। समझ में आया? और उसी तरह अगर मैं टाइम की बात करूं तो जो भी टाइम, अब देखिए पार्टिकल a टू d गया है ना, तो a टू d जाने में जो भी टाइम लिया होगा वही हो जाएगा टाइम पार्टिकल का। तो t a टू d हम यहां पे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब चलिए समझते हैं जो कि इस वाले पोर्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। जरा आप ध्यान से समझिएगा। हम ले रहे हैं अब C एंड D पॉइंट। समझ में आया? कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? C एंड D। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से यहाँ पे थोड़ा देर बस 1 मिनट दीजिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मिस्टेक जो होती है वो यहीं पे अक्सर होती है। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए हमने कौन सा पॉइंट लिया है? C एंड D। देखिए यहाँ पे अभी तक तो ये समझ चुके होंगे कि ये जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सभी हमेशा दो पॉइंट के बीच में लगने वाला है। यानी जो भी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे सभी इक्वेशन के यूज हम कहाँ करने वाले हैं? किसी दो पॉइंट के बीच में। तो वो दो पॉइंट कौन सा होगा ये आपको सेलेक्ट करना होगा और मैं बिल्कुल आपको उसको सेलेक्ट करने में साथ देने वाला हूं। तो वो आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा किसकी पॉइंट पे? तो बिल्कुल पता चलेगा, हम लोग समझ लेंगे। किसके लिए मैं इसीलिए तो यहाँ पे हूं ना कि आपको समझ में आए। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इतना अच्छा से हम लोग समझ लेंगे कि आपको देखते ही पता चलेगा कैसे क्या कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? तो चलिए हम पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट C एंड D पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने अभी क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम का मतलब क्या है, यही सीख रहे हैं ना। क्योंकि जो भी हमने बात किया है कि जो भी हम अभी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं सभी इक्वेशन में इन्हीं चार टर्म का कॉम्बिनेशन आने वाला है। तो अगर सभी इक्वेशन इसी चार से मिलकर बना हुआ है तो अगर मैं इसी चार को बढ़िया से अगर समझ लूं तो इक्वेशन तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे, क्योंकि आगे अगर इक्वेशन में डाउट आता है इसका मतलब आपका डाउट इक्वेशन में नहीं, आपको इस चारों टर्म को समझने में है। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले इसी चारों टर्म को इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे भी बना के दे दे आपको, आराम से आप समझ के यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता क्या है?
टर्म का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। तो अगर आप टर्म को 1 by 1 समझ लेते हैं तो फिर उसका कॉम्बिनेशन भी समझने में आसान हो ही जाता है। समझ में आया? तो चलिए हम पहले अब सी और डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने बात किया अभी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो अभी हमने क्या बोला था कि पार्टिकल जहां से पहले होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट, बाद में जहां जाता है वो फाइनल पॉइंट। तो अब देखिए, अभी हमने लिया था ए बी पॉइंट और ए डी पॉइंट। तो हमने देखा है पार्टिकल ए से स्टार्ट किया था, फिर बी पे गया था इसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट दूसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल ए से चला था और डी पे गया था। तो ए इनिशियल पॉइंट था। अब देखिए, सबको आप लोगों को ये लगने लगा होगा कि अच्छा, पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट करता है वो होता है इनिशियल पॉइंट और बाद में जहां जाता है वो होता है फाइनल पॉइंट। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। मैंने क्या बोला अभी कि आपको क्या लग रहा होगा कि पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट किया था वो होगा इनिशियल पॉइंट, लेकिन यही गलत कर बैठते हैं आप। इनिशियल पॉइंट वो इसलिए नहीं है कि वहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है। इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसलिए नहीं था कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया है, बल्कि ये ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसलिए था क्योंकि यहां ए पॉइंट और डी पॉइंट या फिर ए पॉइंट और बी पॉइंट में पहले पार्टिकल ए पे आया था। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब चलिए, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, अब उसका यूज करके देखते हैं, फिर आपको आ जाएगा। देखिए, अब हमने किसके बारे में बात किया? सी एंड डी के बारे में। इस बार हमने ए पॉइंट को लिया ही नहीं है। तो अभी तक जो आपको लग रहा होगा कि जहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था वो इनिशियल पॉइंट आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हमने ए लिया ही नहीं, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी पार्टिकल की? बिल्कुल होगी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी दो पॉइंट सेलेक्ट किया है, उस दो पॉइंट में पार्टिकल जिस पॉइंट पे पहले गया होगा वो होता है इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे बाद में जाता है वो होता है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? जरा ध्यान से सुनिए। तो यहां बोलिए, सी एंड डी पॉइंट हमने लिया है ना, आप कोई सा भी दो पॉइंट ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है। समझ में आया? तो यहां देखिए, हमने लिया है सी एंड डी पॉइंट। तो ये बताइए, सी एंड डी पॉइंट में पार्टिकल पहले किस पॉइंट पे गया है? पहले सी पे गया है कि डी पे गया है? तो पार्टिकल इधर से चल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है पहले सी पे गया होगा, उसके बाद डी पे गया होगा। तो सी एंड डी पॉइंट में इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जिस पे पार्टिकल पहले गया होगा, मतलब सी पॉइंट हुआ। और इनिशियल पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को तो हम लोग बोलते हैं कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक कोई किसी को डाउट है? ठीक है, अब बताइए फाइनल वेलोसिटी। तो अब तो बिल्कुल बता सकते हैं, पहले इस पे बाद में इस पे गया, तो बाद में जहां पे जाएगी पार्टिकल उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। अब रही बात टाइम की, तो टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो बताइए टाइम कहां कितना लेगा? तो जो भी सी से डी तक जाने में टाइम लिया होगा वही टाइम हो जाएगा यहाँ पे टी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक का समझने का, क्योंकि जहां पे डाउट होता है हम लोग को अक्सर ये लगता है कि पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट करता है वो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनली जहां जाता है वो होता है फाइनल पॉइंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल पॉइंट नहीं होता है कि पार्टिकल वहां से चलना स्टार्ट किया है। समझ में आया? इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल पॉइंट होता है क्योंकि आपने जो भी दो पॉइंट लिया है उन दो पॉइंट में पार्टिकल जिस पॉइंट पे पहले गया होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट। समझ में आया? तो यहां फर्स्ट और सेकंड केस में तो यही पॉइंट भी पहला पॉइंट आ गया था। क्यों? क्योंकि हमने ए पॉइंट से पार्टिकल को स्टार्ट भी किया था और यहां पहले ए पॉइंट और डी पॉइंट, फिर बी पॉइंट और फिर ए डी के बीच में हमने देखा था। तो यहां पे दोनों ही केस में ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया वही है इनिशियल पॉइंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल नहीं होता है कि पार्टिकल वहां से चलना स्टार्ट किया है। समझ में आया? इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल होता है क्योंकि आपने जो भी दो पॉइंट लिया है उसमें जिस पॉइंट पे पहले जाता है पार्टिकल वो होता है इनिशियल पॉइंट। समझ में आया? वो दो पॉइंट कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, उसमें कोई रोकने वाला बात नहीं है। समझ में आया? आप कोई सा भी दो पॉइंट ले सकते हैं। तो जो भी आप दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं उन दो पॉइंट में पार्टिकल जिस पॉइंट पे पहले गया होगा वो पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? और दो पॉइंट जो आपने लिया है उसमें पार्टिकल जिस पॉइंट पे बाद में जाएगा उस पॉइंट को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। समझ में आया? और उस फाइनल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसी न किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही कहलाता है। समझ में आया या नहीं? कोई डाउट है अभी तक?
तो देखिए जो भी डाउट यहाँ पे आता है वो थर्ड वाले पॉइंट में आता है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, जिसको हम लोगों ने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में समझा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो भी कंसेप्ट था उसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। आई होप कि अभी तक आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि इनिशियल का मतलब क्या है, फाइनल का मतलब क्या है और टाइम का मतलब क्या है। समझ में आया? बात रही एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में बिल्कुल डाउट नहीं आता है। मेजर डाउट जो आता है वो इस वाले सेक्शन में आता है, इनिशियल और फाइनल में, कि कैसा कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है ऐसा कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही होगा। बाकी हम लोग इक्वेशन ड्राइव करने के बाद जब न्यूमेरिकल करने पे उतरेंगे तो इस चैप्टर में तो हम ढेर सारा, यानी इस टॉपिक की बात करें तो इतना न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं कि कभी सपने में भी भूल से भी गलती नहीं होगा आपसे। समझ में आया? बस आप चीजों को समझते हुए चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है आने वाले जो भी न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें। क्लियर है? तो यहां तक जो भी था इसमें समझने वाला वो मैंने डिफाइन कर दिया है, तो आप पहले इसको नोट कर ले। और जो मैंने बोला था इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इनिशियल पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट, इनिशियल नहीं होता है कि पार्टिकल वहां से चलना स्टार्ट किया है, बिल्कुल भी नहीं। इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल होता है क्योंकि दो पॉइंट जो भी आपने लिया है उसमें पार्टिकल जिस पॉइंट पे पहले गया होगा वो इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट पे बाद में गया होगा वो फाइनल पॉइंट। यही अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहां मिस्टेक्स होते हैं और जहां हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल होगा। समझ में आया? तो आप दो कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, उसमें जहां पार्टिकल पहले जाएगा इनिशियल पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल जिस पॉइंट पे बाद में गया होगा, जो भी आप दो पॉइंट लिए उस दो पॉइंट में वो पॉइंट होता है फाइनल पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो आप चलिए जो भी था हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और फिर उस इक्वेशन के हेल्प से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में जुड़ जाएंगे। ठीक है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जिसकी हेल्प से हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और आगे आने वाले, जैसा कि बात भी किया था, हर एक चैप्टर में इसी कंसेप्ट का यूज आने वाला है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आप चार इक्वेशंस लिखे हुए देख रहे हैं, इसी चार इक्वेशन के हेल्प से हमेशा आने वाले जो भी हम लोग न्यूमेरिकल अभी करेंगे इसी के हेल्प से सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखने में बहुत ही छोटा लगता है बट इसका यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। वो कहाँ पे होता है उस पर हम लोग बहुत ही खास नजर रखेंगे, जिसमें हम लोग तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। समझ में आया? बिल्कुल आप फोकस से देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के जो दो इक्वेशन आप तीन इक्वेशन जो देख रहे हैं ना, ये तीनों, जहां पे आप पहला इक्वेशन v इज टू यू प्लस एटी देख रहे हैं, फिर दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as देख रहे हैं, और तीसरा इक्वेशन क्या है, s इज टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां पे s को हम लोगों ने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो ये जो तीन इक्वेशन आप स्टार्टिंग के देख रहे हैं, यही तीन इक्वेशन मेजर है जो हमें हमेशा यूज करना होगा और आपको याद तो रखना ही होगा। तो याद करना काफी आसान होता है। v इज टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आया? तो याद करना बहुत ही आसान है, याद करना आसान है बट इसका यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो यहाँ देख सकते हैं आप खुद भी कि अभी हम लोगों ने जो भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम देखा था, क्या उसी चारों का कॉम्बिनेशन हर एक फॉर्मूले में आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या उससे बाहर का कुछ भी आया है? हर एक फॉर्मूले में आप वही चार टर्म देख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। समझ में आया? तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है v इज टू यू प्लस एटी, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने देखा है v का मतलब है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम। समझ में आया? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये सभी वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, v इज टू यू प्लस एटी, यहाँ वेक्टर है हर एक चीज, लेकिन यहाँ पे हमने v स्क्वायर लिखा है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं। v यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि जब वेक्टर का स्क्वायर करिएगा मतलब मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होगा ना, ऐसा। समझ में आया? तो ये भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ a डॉट है, यहाँ पे ये जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ स्केलर है तो इस साइड भी स्केलर ही होगा, और a और s वेक्टर होता है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तभी तो स्केलर आएगा। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में है? तो यहाँ पे ये डॉट है, अगर a और s अगर वेक्टर फॉर्मेट में है तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पे पुट करिएगा। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे और सोचिए, और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है इस बात पे फोकस करिए हमेशा ही। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वन बाय वन देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूले जो आया है वो आखिर आया कहाँ से है। ऐसा तो नहीं है कि हमें केवल इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी जहाँ से आया है वो प्रोसेस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया हो तो क्या ये फॉर्मूले में से कोई काम का है क्या आपने? बिल्कुल भी नहीं है। ये जरा ये माइंड में हमेशा रखिएगा कि ये चारों जो भी इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये हम कब यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। समझ में आया? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये चारों में से कोई फॉर्मूले अपने कोई काम का नहीं रहेगा। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी हम इस चारों फॉर्मूले में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम यूज बिल्कुल करेंगे नहीं, सोचना भी उसके बाद पाप है। समझ में आया? बिल्कुल भी यूज करने का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? तो अभी जो भी हम प्रोसेस देखने वाले हैं उसी प्रोसेस से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन अभी देखेंगे। तो जो भी फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे हैं वो आखिर आया कहां से, और यहाँ जो फोर्थ फॉर्मूला लिखा हुआ SNF, इसका क्या मतलब है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने इसके बारे में अभी बात भी नहीं किया है, क्योंकि इसके बारे में हम अभी सेपरेट से अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ये तीन जो स्टार्टिंग के इक्वेशन है, जो कि मेजर इक्वेशन है, इसी के हेल्प से ये भी आया है। वो कैसे आया अभी समझ लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तीनों इक्वेशन कैसे आया। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। कुछ आपने सुना था? बिल्कुल ही सुना होगा, सबने सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? dv/dt। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो यहाँ चलिए हम वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ dt को इधर ले जाओ, तो dv इज इक्वल्स टू a dt हो जाएगा। तो मैं सीधा यहीं पे यही लिखूंगा, dv इज इक्वल्स टू a dt। क्लियर है? अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा जब नहीं लगता है तो थोड़ा सा सजाते हैं। और यहाँ फिजिक्स में हम कैसे सजाते हैं? ऐसे ये लगा के। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया, dv इज इक्वल्स टू a dt जो आया था इस वाले फॉर्मूले से, उसको हमने दोनों तरफ ही इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? वेलोसिटी का। यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो यहाँ जो भी लिमिट आएगा, आपने वहां पे स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सारे रूल्स पढ़े होंगे, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, सीधा अपने रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ लिमिट जो भी हम लिखेंगे किस पे लगेगा? वेलोसिटी पे। तो हमने अभी भी बात किया था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए अभी जैसे कि डायग्राम हम लोगों ने बनाया था कुछ देर पहले, कि कोई पार्टिकल है जो कि इस तरह से किसी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है। तो यहाँ इनिशियल ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, तो यहाँ दो ही पॉइंट हमने लिया है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होता है उसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिमिट कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल होता है ना लिमिट, तो यहाँ वेलोसिटी का लिमिट क्या है? u से कहाँ चला गया? v। तो यहाँ पे लिखेंगे u से v चला गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटू dt है, और अभी हमने क्या बात किया था कि ये इक्वेशन तब आया है जब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे जो एजम्पशन हमने लिया है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आया? तो यहाँ वेरिएबल कौन हुआ? टाइम। यानी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो यहाँ लिमिट किस पे लगेगा? टाइम पे। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 से किसी टाइम t तक, यहाँ तक जाने में, b तक जाने में कोई t टाइम ले रहा है। क्लियर है? तो यहाँ लिमिट जो लिखेंगे वो 0 से लेके t तक लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में क्या होगा? v होगा। तो यहाँ v हो गया, मैं अभी वेक्टर बाद में लिख देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए लिमिट लगाइए u से लेके v तक इज इक्वल्स टू, और जैसा कि अभी हमने बोला था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो मैं इसको आगे जो हम करने वाले हैं नहीं कर पाते। यहाँ एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो इसको क्या हम बाहर लिख सकते हैं? नहीं। चलिए मैं अभी सीधा लिख रहा हूँ स्केलर, बाद में वेक्टर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर निकल गया, 0 से t इंटू dt। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पे हमने इसको बाहर क्यों निकाला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई एक अगर कांस्टेंट क्वांटिटी हो तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों से हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं वेरिएबल का, जब कोफिशिएंट कांस्टेंट हो। तो समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ से हमने a को कॉमन निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट था, और कांस्टेंट था या हमने लिया है, तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं लेता तो क्या मैं यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाता क्या इसको? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता, फिर ये फॉर्मूला आता ही नहीं। क्लियर है? इसीलिए ये फॉर्मूले को जब भी हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तभी यूज करते हैं। ये एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? तो अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी लिमिट जरा लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं ना, तो v की जगह अगर v लिखेंगे तो v आया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह u लिखे तो कितना आ जाएगा? u। ये बना इज इक्वल्स टू, ए तो है ही सही, यहाँ कुछ नहीं, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t के रिस्पेक्ट में? तो t हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा t और लिमिट लगाया 0 से t तक।
क्लियर है। तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू, ए तो रहेगा ही, अपर लिमिट पुटिए टी की जगह टी रखेंगे तो टी बनेगा माइनस, टी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो बनेगा, तो ये जीरो हो गया। यानी यहाँ से देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी बना या नहीं बना। अब इसी को हमने क्या करते हैं, u को उधर ले जाते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या बना, u प्लस ए टी। इसमें कोई डाउट है, यही वो फॉर्मूला है जो कि पहला लिखा हुआ है। इसी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वेलोसिटी होता है वेक्टर, u ये भी वेक्टर होगा, प्लस एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है इंटू टी। तो इसी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्मूले के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। तो यही फॉर्मूला हम हमेशा यूज करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे मेथड किया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो ये वाला स्टेप था, जो कि आपको समझना है कि ये फॉर्मूला कब आया, जब हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो किस पे, टाइम पे वेरिएबल होता तो वो फंक्शन दे रखा होता, तो जो भी दे रखा होता हम सीधा एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट कर देते, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते। तो अगर बाय चांस अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब कैसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में आपको ऐसे ही a इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी टी लिखना है, फिर dt को इधर ले जाके ऐसे इंटीग्रेट करना है, और जो भी एक्सेलरेशन दे रखा रहेगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लोग ढेर सारा वो भी एक्सेलरेशन करेंगे, एक टॉपिक करके, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर से अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तब कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, समझ में आया। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पहला स्टेप तो यही कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जहां पे v का मतलब, u का मतलब, t का मतलब हम लोगों ने अभी समझा हुआ था। क्लियर है। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके 2 और 3 को भी देखते हैं कि आखिर ये कैसे आया है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में कि आखिर सेकंड फॉर्मूला कहां से आया है। तो अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन को क्या देखा है, dv अपॉन dt होता है। अगर आपको याद हो, आपने पिछले लेक्चर अगर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt कब होता था, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। उसी तरह अगर वेलोसिटी x या फिर बोल सकता हूं पोजीशन, या फिर अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तब हम उस तरह के किस तरह से लिखते थे एक्सेलरेशन को, v dv अपॉन ds। कुछ याद आ रहा है, v dv अपॉन dx भी बोला था हम लोगों ने, वहां पे बोला था। तो यहाँ पे जरा देखिए, एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, जो कि क्या होता है, v dv अपॉन ds होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ds इस तरह से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। अब हम क्या करते हैं, ds को यहाँ से उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ads। क्लियर है। इज इक्वल्स टू v dv, यहाँ पे ये रह जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसी का यूज किया है। अब चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी सिंगल ऐसा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सजाएंगे। और फिजिक्स में सजाने के लिए क्या करते हैं, ये लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे जंक्शन ये जरूरी है। अगर ये जंक्शन अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब हम आगे की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आया। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमने लिखा है वो तभी हम यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए। वो कैसे, एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ए हमने कांस्टेंट लिया, जब ए कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालेंगे तो चलिए सीधा निकाल देते हैं, तो ए इंटीग्रेशन ऑफ ds यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर है। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, इज इक्वल्स टू, अब देखिए v तो कांस्टेंट नहीं है ना, पॉइंट चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी इस तरह से लिखे। अब देखिए यहाँ पे बात आती है लिमिट की, कि लिमिट क्या लगाए। तो लिमिट अभी हम लोगों ने समझा था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि किसी टाइम पे ए पॉइंट पे था, ठीक है, और फिर वहां से मूव करके ये पॉइंट बी पे चला जाता है। तो इनिशियली पार्टिकल ए पे था, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में बी पे गया है तो जो भी वेलोसिटी होगा उसकी वेलोसिटी हो गया v। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ s के बारे में अभी बोला था, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पार्टिकल के पोजीशन में क्या चेंज हुआ है। तो मान लीजिए पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया है, तो जो भी यहाँ से यहाँ चला होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लिमिट को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ लिमिट किस पे पुट होगा, डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, s तक जा रहा है। क्लियर है। हमने ऐसा माना है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 0 है। अगर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन कुछ होता तो यहाँ पे पुट करते, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से s तक ऐसा हमने बोला है। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u से v तक चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे u से लेके v तक।
अब चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ a तो a ही रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 का ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, तो s ये लिखा और लिमिट 0 से लेके s तक लगाया इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या होगा v²/2। यहाँ तक नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। आपने देखिए ये ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन, इसलिए हम इंटीग्रेशन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी ये इजी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ s के जगह h रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो यहाँ a था, a लिखा, इंटू s माइनस लोअर लिमिट 0 था तो 0 आ गया, इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट v की जगह v पुट करिएगा तो क्या बनेगा, v²/2, फिर माइनस v की जगह u पुट करिएगा तो क्या बनेगा, u²/2। तो अब यहाँ पे जब इसको आप जरा सोल्व करिए, यहाँ पे सोल्व जब करेंगे तो a इंटू एस बनेगा इधर, इज इक्वल्स टू v² माइनस u²/2, एलसीएम हमने ले लिया है। अब इस 2 को क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 को आप इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², ऐसा कुछ बना। अब हम क्या करते हैं, u² को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं v² बनेगा u² प्लस 2as, जो कि आपको याद रखना है। समझ में आया या नहीं आया? इसी को जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो इस तरह से दूसरे फॉर्मूले का भी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा कि किस तरह से दूसरे फॉर्मूले आते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये वाला स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम नीचे ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर हमें यहीं पे एक्सेलेरेशन को पुट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसा भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे करेंगे आगे। समझ में आया? तो बस थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे आखिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट लेने से और नहीं लेने से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले के बारे में कि ये फॉर्मूला आखिर कहां से आया और किस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ फोर्थ पॉइंट के बारे में समझेंगे, जो कि समझना इंपॉर्टेंट भी है, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग फाइनली थर्ड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं और इस थर्ड वाले इक्वेशन को भी देखते हैं कि आखिर इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए जो भी एक्सेलेरेशन का हम लोग 2 फॉर्मूले जानते थे, दोनों को हमने यूज कर लिया है। एक के हेल्प से तो पहला वाला इक्वेशन आ गया, दूसरे के हेल्प से दूसरा वाला इक्वेशन आ गया। अब एक्सेलेरेशन का कोई इक्वेशन अपने पास बचा नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का अभी एक इक्वेशन बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, कुछ बचा हुआ है नहीं। वेलोसिटी का हम लोगों ने एक ही इक्वेशन ही पढ़ा था, जिसका हम लोग अभी यूज थर्ड वाले को डिराइव करने के लिए करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी का वो इक्वेशन। क्या लिखा था, v इक्वल्स टू क्या होता है, ds/dt, या इसी को हम लोगों ने dx/dt भी बोलते हैं, जहां पे यहाँ पे s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। समझ में है? या पोजीशन भी ऐसा आप बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 0 था तो जो भी पार्टिकल मूव किया होगा वही तो फाइनल पोजीशन भी होगा, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे dx या ds इक्वल ही हो सकता है यहाँ पे। तो हमने देखिए dt को क्या कर रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे v dt बनेगा इज इक्वल्स टू ds। ऐसा ही कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। जब अच्छा नहीं लगता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सजाते हैं फिजिक्स वाले ये नाग सांप लगा के, है ना। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए v लिखा है, यहाँ t लिखा है, यानी v का इंटीग्रेशन कभी t के रिस्पेक्ट में हो सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकते आप। तो लेकिन यहाँ पे करना है ना मुझे इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है। तो अभी हम लोगों ने v को अभी डिराइव किया था, क्या किया था, u प्लस at किया था ना, याद होगा पहला वाला इक्वेशन। तो हम इस v को यही लिख सकते हैं u प्लस at। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v को u प्लस at से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ dt बन जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ऐसा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान से देखिए, अब यहाँ अंदर t दिख रहा है, बाहर भी t दिख रहा है। अब लग रहा है कि काम अपना बन सकता है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे बढ़े उससे पहले हम लोग एक बात फिर से कर लेते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो वो उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का, और यहाँ ds का मतलब क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन है और इसकी अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लिमिट भी पुट करना पड़ेगा। इसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होना तो जरूरी है। तो ऐसा मानते हैं पार्टिकल ए से बी में मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल ए पे होगा वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि पार्टिकल ए और बी में पहले ए पे है फिर बाद में बी पे गया। तो ए पे अगर वेलोसिटी जो होगा u होगा, जो बी पे होगा उसको v बोला। समझ में आया? और अभी देखा था a से b तक जो भी गया होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले हैं यहाँ पे।
अब चलिए पहले क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ लिमिट किस पे जाएगा, टाइम पे। तो यहाँ पार्टिकल मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया था और किसी टाइम t पे वहाँ b पे पहुंच गया, तो यहाँ 0 से लेके t तक होगा। लिमिट का मतलब होता है कि इनिशियल टू फाइनल कैसे चेंज हो रहा है। तो इनिशियल 0 था टाइम, बाद में t हो गया कोई टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या था, 0 स्टार्टिंग 0 पे मैंने ऐसा बोला कि पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया था और s तक चला है, यानी 0 से लेके s तक जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग अब इंटीग्रेट करते हैं, आसान है। यू देखिए इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हमने यू बोला है, वो कांस्टेंट ही होगी ना, क्योंकि उस पॉइंट को वेलोसिटी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे यू जो था वही पर्टिकुलर पॉइंट का ही था, इसलिए हम यहाँ पे यू को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जब यू कांस्टेंट है तो यहाँ यू का इंटीग्रेशन जब डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू इंटू टी। समझ में आया। फिर प्लस ए इंटू, अब देखिए ए कांस्टेंट था एज इट इज लिखेंगे। अब टी का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो टी का हो जाएगा पावर इंक्रीज करेंगे उससे डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक हम चढ़ जाएंगे इस पे। क्लियर है। अब देखिए ये इसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं इंटीग्रेशन पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे हमने इंटीग्रेट किया है। इज इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम ds के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो s हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ चढ़ेंगे, 0 से लेकर s तक चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट होता है, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट होता है। तो जब हम t के जगह सब जगह क्या पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट t है तो t पुट करेंगे। तो यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही बनेगा। हमने इसको 2 को पहले लिख दिया तो हाफ ए और टी स्क्वायर इस तरह से बना या नहीं बना, ये हो गया क्या अपर लिमिट। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ जब टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही बनेगा, फिर इस टी की जगह भी 0 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस ऑफ 0 ही बनेगा। तो ये ओवरऑल 0 हो गया लोअर लिमिट रखने के बाद। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपर लिमिट एस रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसा कुछ हमारे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा। क्लियर है। अब यहाँ चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इस साइड तो s हो गया, तो पहले हम s लिखेंगे क्योंकि हमें इसी के फॉर्मेट में इक्वेशन को लाना है। तो यहाँ देखिए s इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब यहाँ u इंटू टी है ना, तो यहाँ पे u इंटू टी प्लस यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में है, और यही इक्वेशन हमने लिखा है और यही आपको भी याद रखना है। इसी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में जब लिखा है तो इसी तरह यहाँ इसमें वेक्टर लगा दिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड वेलोसिटी भी होता है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम होता है स्केलर, इसलिए इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। प्लस हाफ एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगा दीजिए, इंटू टी स्क्वायर। ये दूसरा वेक्टर फॉर्मूले हम लोगों ने इसका देखा है। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले सेक्शन में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम जो भी पढ़ेंगे उस सब जगह एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा, वो कैसे होगा हम अच्छे से उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी इक्वेशन देखें यहाँ पे लिखा था वो सबका डेरिवेशन भी देख चुके हैं, किस तरह से आगे इसमें मूव होता है। अब चलिए इसी तीनों इक्वेशन की हेल्प से, या फिर कह सकते हैं थर्ड वाले इक्वेशन की हेल्प से, इस 4 इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं, फिर इसका किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं उसकी तरफ भी बहुत अच्छे तरीके से अभी हम समझने वाले हैं, और उसके बाद सीधा उसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग जंप लगाने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं फोर्थ वाले फॉर्मूले के बारे में, जो लिखा हुआ है एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। समझ में आया। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एस एन एथ का क्या मीनिंग है। तो यहाँ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं एस एन एथ। समझ में आया। एस एन एथ का मतलब है कि पार्टिकल ने किसी एन एथ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ आप इस वाले लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि n कोई नंबर नहीं, n एक सेकेंड यानी टाइम है। समझ में आया। n क्या है, टाइम है, जो कि आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, और उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप n समझ जाते हैं फिर इस फॉर्मूले का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम एक सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसी डायग्राम के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि a पॉइंट से इस तरह से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे b पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल a पे था और t इज इक्वल्स टू n सेकेंड में, यानी t यहाँ तक आने में पार्टिकल ने कितना सेकेंड लिया है, n सेकेंड। n एक सेकेंड है, टाइम है। समझ में आया। तो n सेकेंड लिया यहाँ तक आने में। अब हम बात कह सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ जो वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे होगा इनिशियल वेलोसिटी,
फाइनल पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं 0 से लेके n तक पार्टिकल मोशन किया है तो बीच में इस तरह से बहुत सारे टाइम पॉसिबल होगा। तो हम ऐसा बात करते हैं t = 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ था, फिर t = 2 सेकंड पे यहाँ आ गया और इस तरह से t = 3 सेकंड पे यहाँ, और इस तरह बढ़ते बढ़ते t = n सेकंड पे पार्टिकल B पे पहुंच चुका है। अब हमने क्या बोला है यहाँ पे s nth का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में क्या होगा। तो nth सेकंड का मीनिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए उस मीनिंग को समझने के लिए कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले भी एग्जांपल साथ में लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल अपन इसमें कंफ्यूज कभी भी ना हो, जो कि जरूरत भी है, क्योंकि कंफ्यूज ही अगर हो पढ़ने के बाद भी तो फिर पढ़ने का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और बी पॉइंट पे पहुंच गया। मान लीजिए t = 0 से पार्टिकल स्टार्ट किया, t = 1 सेकंड पे यहाँ है, t = 2 पे यहाँ, t = 3 पे यहाँ और t = 4 पे यहाँ है, और b पॉइंट पे t = 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ चला जा चुका है, b पॉइंट पे। हमें अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया यहाँ nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है कि पार्टिकल का कितना होगा। उसी तरह मैं यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सेम स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूंगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड क्या है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए n सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ n है, तो अगर मैं 1 सेकंड पीछे आऊं तो इस पॉइंट पे बोल सकता हूं कि t = क्या होगा, n-1 होगा, इसमें कोई डाउट है। तो यहाँ nth का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल ने nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब nth सेकंड का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से हमेशा 1 सेकंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है। कितने सेकंड का, केवल 1 सेकंड का इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है इस वाले फॉर्मूले से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है n को समझना, आखिर ये n क्या हम पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने बोला Sn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसका मीनिंग है कि पार्टिकल nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, और nth सेकंड का क्या मतलब होगा कि पार्टिकल n-1 से लेके n तक कितना चला, यह इसी को हम लोग बोलते हैं nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि n सेकंड जहां से शुरुआत हुआ था वहां से n सेकंड जहां तक खत्म हुआ वहां तक में जो भी पार्टिकल चला होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। समझ में आया। तो यहाँ तो वेरिएबल के टर्म में हुआ। अब चलिए और अच्छे से समझ में आपको आएगा इस वाले एग्जांपल से। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5th सेकंड। हमने कौन से सेकंड में बात किया है, 5th सेकंड में। तो जब 5th सेकंड में बात करेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखने वाले हैं, तो इन 5th सेकंड बोला गया है ना, तो यहां से लेके यहां तक जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एस इन 5th। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। समझ में आया या नहीं आया। 5th सेकंड का मतलब यहाँ पे क्या था कि फोर्स यानी 5th सेकंड जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब तक 5th सेकंड कंप्लीट हुआ वहां तक पार्टिकल कितना चला है वो होगा कि 5th सेकंड में जो भी पार्टिकल चला है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 से लेके यहाँ से 4 सेकंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे 4 सेकंड खत्म हो गया। 4 सेकंड से जैसे ही आगे जाएंगे 5th सेकंड का शुरुआत हो चुका है ना, तो 5th सेकंड का यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ खत्म हो गया। तो जहां से शुरुआत हुआ और जहां खत्म हुआ उसके बीच में जो भी पार्टिकल चला होगा उसी को बोलेंगे यहाँ पे 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे 2 टर्म आते हैं। एक तो कि यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी ये भी बोला जा सकता था आपके कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकंड। अब इन 5 सेकंड और इन 5th सेकंड ये 2 अलग अलग चीज है। तो इन 5 सेकंड अगर आपसे बोला जाता इसका मतलब ये है कि t = 0 से लेके t = 5 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जो कि ये होगा s। समझ में आया, यहां तक कंफ्यूजन है। हमने क्या बोला, एक होता है इन nth सेकंड, यहां जैसे बोलिए इन 5th सेकंड, ये एक टर्म तो ये हो गया। और फिर दूसरा टर्म ये होता है कि इन 5 सेकंड। ये देखिए सुनने में सेम लगता है बट इसका मीनिंग पूरा ही अलग अलग है। यानी यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकंड, इसका मतलब है स्टार्टिंग से लेके 5 सेकंड तक पार्टिकल कितना चला है वो डिस्प्लेसमेंट बताओ। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5th सेकंड, इसका मतलब केवल 5th सेकंड वाले सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे s = u + a/2 × 2n - 1। समझ में आया, कोई डाउट है यहां तक। तो यहां पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5th सेकंड, अगर इन 5th सेकंड में बोला जाए, 5th सेकंड का मतलब हो गया कि n की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर इसी तरह अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4th सेकंड, 4th सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो गया 4। यानी ये सेकंड 4 या n जो है वो सेकंड टाइम ही है, वो कि पर्टिकुलर एक इंटरवल के बारे में बात करता है।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ पे जब भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि हम यहाँ गलती कर बैठते हैं। इन 5th सेकंड का मतलब उस केवल 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताइए, और इन 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज करूँ तो आपसे बोला जा सकता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब हुआ केवल n-1 से लेके n तक पार्टिकल कितना चला वो बताओ। और यहीं पे दूसरा बोला जा सकता था कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड। समझ में आया? इसका मतलब कि पार्टिकल 0 से लेके n सेकेंड तक कितना चला वो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जब किसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए उसके लिए हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। और जब किसी अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा सेकेंड का इंटरवल हो, मान लीजिए t0 से 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, अगर ऐसा हमको अगर ये कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हम ut प्लस हाफ ए स्क्वायर यूज करते हैं। तो ये दोनों में s इक्वल टू और ये nth वाला दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है? nth का मतलब है किसी पर्टिकुलर 1 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इन n सेकंड का मतलब है कि n सेकंड तक का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। क्लियर है? तो n की वैल्यू क्या होती है? तो जिस भी सेकंड में पूछा जाए आपको डिस्प्लेसमेंट वही होती है n की वैल्यू। इन 3 सेकंड बोला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर से। लेकिन वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3rd सेकंड, 3rd सेकंड का मतलब केवल 3 सेकंड के इंटरवल का बारे में बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो 3 सेकंड कहां से स्टार्ट हुआ था? तो जहां से 2 सेकंड खत्म होगा उसके बाद 3 सेकंड स्टार्ट हुआ, और इसके बाद यहाँ 3 सेकंड तक ये इंटरवल हुआ ना, तो यहाँ 2 से लेके 3 तक में जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट वो होगा पार्टिकल का 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यानी जो सेकंड जहां से स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हुआ उसके बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब n कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे? तो जब 3rd सेकंड के बारे में बोला जाए तो n की वैल्यू 3, जब 4th सेकंड में बोला जाए तो n की वैल्यू 4, अगर 6th सेकंड में बोला जा रहा है तो n की वैल्यू 6। अगर मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब उस पर हम लोग फोकस करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका और वो पार्टिकल 6 सेकंड बाद नीचे आ गया, 6 सेकंड बाद वो नीचे आ गया। हमने आपसे अगर ये बोला कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट सेकंड, इन लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने 6th सेकंड नहीं बोला, सीधा बोला इन लास्ट सेकंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि पार्टिकल टोटल टाइम कितना ले रहा है। तो मान लीजिए 6 सेकंड अभी बोला था लिया है, तो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड होगा? 6th सेकंड होगा ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो आपको nth वाले में इतना समझना था जो भी हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। अब बात आती है कि यहाँ पे आखिर इसका कैलकुलेशन हम कैसे किए हैं, ये जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी हम लोगों ने समझ लिया है। लेकिन उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं, आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इसी से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या बोला है कि n-1 से n सेकंड का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेट करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या किएंगे? तो यहां जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में या जो डायग्राम बनाया है उस पे अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं n बोल सकता हूं कि n सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो 0 से लेके n सेकंड में होगा। क्लियर है? उसी तरह अगर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 0 से लेके और n-1 तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा Sn-1। मुझे क्या चाहिए था? nth। तो इसके लिए मान लीजिए इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो यहाँ nth को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ nth लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे Sn माइनस Sn-1। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे यूज करेंगे ut और t की जगह क्या लिखेंगे? n, और यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे? n-1। तो आप इस फॉर्मूले को जब सोल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। हम उतना नहीं सोल्व कर रहे क्योंकि ये सोल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो था nth सेकंड का क्या मीनिंग है वो समझना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे समझ चुके हैं। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो भी थ्योरी था इससे रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। सारे जो भी डाउट हो सकते थे उसको क्लियर किया है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि आखिर इसका यूज किस तरह से एग्जाम्पल में करने वाले हैं, जिसके बाद तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहने वाला है, गारंटी है। और इस पर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे पूरा एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अभी इस टॉपिक को अच्छे से जुड़े रहे इस टॉपिक से, ताकि आने वाले चैप्टर के साथ साथ जो भी ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में।
अब चलिए हम लोग थोड़ा सा छोटा एक टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो में बात किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए फटाफट यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आप खुद ही अभी देखे हैं जो भी हम लोगों ने 4 इक्वेशन देखे हैं, चारों इक्वेशन में सभी के सभी क्या था, वेक्टर फार्मूला ही तो था, सभी के सभी वेक्टर फॉर्म में पुट होने वाला था। तो जब वेक्टर फार्मूले अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाक से यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल करने में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा होगा तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से साइन कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी सीख चुके होंगे। उसी साइन कन्वेंशन को यहाँ से फिर से हम थोड़ा बहुत रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए वहाँ पे हमने क्या बात किया था, मान लीजिए पार्टिकल की अगर मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा, इसके अपोजिट होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव किधर होगा, नीचे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर आप ऊपर नेगेटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी किधर भी आप पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, कोई रोकने वाला इसमें आपका नहीं है, बिल्कुल आप फ्री है, आप किधर भी पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि जिधर आप पॉजिटिव लेंगे उसके जस्ट उल्टा निगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने ऊपर निगेटिव लिया तो नीचे पॉजिटिव लेना पड़ा, समझ में आया। अब इसी तरह अगर ऐसा भी ले सकते हैं तो वर्टिकल वाले केस में हो गया। लेकिन मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो अगर राइट साइड को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और या फिर अगर आप राइट साइड को नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर लेफ्ट साइड को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यू पुट करते समय इस चीज़ को साथ में अप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन में बस इतना ही सा जो आपको समझना है कि अगर आप जिधर पॉजिटिव ले रहे हैं उसके उल्टा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बस सिंपल सा ये है साइन कन्वेंशन। अब हम इसका यूज़ करते हैं, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अभी जो भी इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसमें क्या मिस्टेक्स होने की चांसेस होती हैं और इसमें हम लोग किस तरह से उस मिस्टेक को कम कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही उस साथ में उसको डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना चाहिए। वैसे तो पूरा फिजिक्स ही है जहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम बना लेना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनते ही आपका एक क्वेश्चन का जो भी होता है ओवरव्यू एक ही जगह दिखने लग जाता है, जिससे क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी 50 to 60% तो डायग्राम बनाते ही आंसर आने के चांसेस हो जाती है। उसके बाद इक्वेशन लगाना होता है, जिसके लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन करना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितना से फेंका है, ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, इस तरह से अपवर्ड विल फेंका है ऊपर की तरफ। देन फाइंड टाइम टी व्हेन पार्टिकल एट इनिशियल पोजीशन। तो इसका सबसे पहले आप इमेजिन थोड़ा सा देखिए, फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर फीलिंग्स मर गया हो फिर तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, फीलिंग्स जग जाएगा। बस आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हमने क्या बोला, एक पार्टिकल है जिसको 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है। मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए क्या, ये तो है ही है ना, ये मार्कर है, इसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, फिर ये नीचे वापस हाथ पे आ गया या नहीं आ गया। तो जैसे ही हमने मार्कर को ऊपर फेंका था वापस हाथ में आ गया, तो आपने देखा क्या हुआ, स्लो मोशन में अगर देखिएगा तो पार्टिकल यहां से निकला था, इस तरह से गया, इस तरह से गया, एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पार्टिकल वापस फिर यहीं पे आया है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि किस तरह से मोशन का होगा। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँ, उस मोशन को थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ। पार्टिकल इस तरह से गया और फिर यहाँ से वापस इनिशियल जहाँ भी था उस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे जब होगा तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, कितनी होगी मुझे नहीं पता, अभी कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यानी पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा है। चलिए मैं इसमें कुछ नाम दे देता हूँ। एक तो ए पॉइंट, इसको इस सबसे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को बी पॉइंट बोल देता हूँ और इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल देता हूँ। समझ में आया? अब देखिए यहाँ दिखाने के लिए हमने ए पॉइंट और सी पॉइंट को अलग अलग बनाया है, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट है। समझ में आया? यानी यहाँ पे मैं अगर ये बोलूँ तो ए और सी पॉइंट जो है वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, को इंसाइड कर रहा है। को इंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक है। समझ में आया? जैसे देखिए पार्टिकल को हमने यहाँ से हाथ से फेंकेंगे वापस हाथ में ही तो आएगा, यानी जहां से गया वही आया। बस हमें समझाना है, अलग अलग इसलिए लिया है। समझ में आया? लेकिन एक्चुअली ये ऐसे गया फिर वापस इसी पॉइंट पे आया है। बस समझाना था इसलिए हमने दो पाथ ऐसे ड्रॉ कर दिया है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
मैक्सिमम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? क्या मैक्सिमम पॉइंट पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता होता है? अगर पता होगा तो उसका यूज हम इक्वेशन में कर सकते हैं। वो कैसे? तो पहले हम समझ लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट के बारे में। जैसे हमने पार्टिकल को फेंका, वो यहाँ पे गया, फिर वापस रिटर्न सेम पॉइंट पे आ गया। मान लीजिए आप आगे की तरफ ऐसे चल रहे हैं, तो क्या बिना रुके ऐसे घूम सकते हैं? क्या नहीं घूम सकते ना। यानी जब अगर आप इधर जा रहे हैं और आपको जस्ट अपोजिट अगर घूमना है तो पहले रुकना पड़ेगा, फिर वापस घूमना पड़ेगा। तो यही तो हुआ है। पार्टिकल को देखिए, यहां से हमने फेंका, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फिर यहां से रिटर्न वापस आ गया। यानी पार्टिकल ऊपर जा रहा था, उसके बाद जस्ट नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं रुका होगा, तभी तो वापस होगा। तो कहां रुका होगा? तो स्टार्टिंग में देखिए पार्टिकल ऐसे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर वापस आया। तो पार्टिकल की जो जीरो वेलोसिटी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही तो होगी, क्योंकि रुकेगी तभी तो वापस रिटर्न आएगी। पार्टिकल यहां तक क्या था? ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां के बाद फिर से नीचे आने लगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। यानी मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट होता है उस पे पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? जीरो है। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि पार्टिकल यहाँ से रिटर्न हुआ है, और जब आप किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और आपको जस्ट उसके उल्टा घूमना हो तो बिना रुके तो घूम ही नहीं सकते। पहले आप रुकिएगा फिर रिटर्न होइएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गया, ये हमें पता चल चुका है। हमें अब क्या पूछा गया है कि फाइंड टाइम टी व्हेन पार्टिकल एट इनिशियल पोजीशन। तो ये तो बहुत ही आसान है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल को हमने जहां से फेंका है, फिर वहां तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा होगा। तो मैं मान लेता हूं यहां तक आने में पार्टिकल को टी टाइम लगा है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, हमें अब क्या बोला था कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 पॉइंट के बारे में समझा था। वो 2 पॉइंट क्या है अब हम यहाँ पे समझते हैं। इक्वेशन लिखने से पहले समझा था, सबसे पहले समझ में आया। तो उसको किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे वो समझने वाली बात है। तो देखिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने v = u + at v स्क्वायर वाला, फिर s = ut + हाफ इट स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, सभी फॉर्मूले 2 पॉइंट के बीच में लग रहे हैं या नहीं? यानी उस फॉर्मूले को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं जो यहाँ ये क्या हो रहा है, ये स्पेस में अगर मैं किसी पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो ऊपर क्यों आ रहा है? जी ला रहा है ना। यानी यहाँ एक्सेलरेशन जो भी होगा वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, जिसको इस क्वेश्चन में 10 मीटर/सेकंड² गिवन है, ये नीचे की तरफ होगा। अब देखिए, ये हमेशा ही नीचे होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि पार्टिकल ऊपर जाता है तो ग्रेविटी नीचे लगता है, जब पार्टिकल नीचे आता है तो ग्रेविटी ऊपर लगता है। ऐसा तो नहीं होता। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ही नीचे लगता है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूले आराम से लगा सकते हैं। समझ में आया? तो अब कौन से फॉर्मूले लगाने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी हमें वो इक्वेशन लगाने हैं जिसमें टाइम तो होना ही चाहिए। तो वैसे 2 फॉर्मूले थे, एक तो v = u + at और दूसरा था s = ut + हाफ इट स्क्वायर। हमें अब कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन से जुड़ी क्या बातें आती है कि आप जो भी 2 पॉइंट लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या पता है। जो पता होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट है, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है। यानी 3 पॉइंट में से कोई सा भी हम 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो हमेशा हम वो पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट का इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा पता हो। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी एक पॉइंट को हमें, यानी सी पॉइंट को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सी पॉइंट लेंगे तभी तो टाइम का फैक्टर आएगा। समझ में आया? तो यहाँ सी पॉइंट एक लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे सोचा कि ए पॉइंट लेते हैं। यानी यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन लगाने की सोच रहे हैं वो किसके बीच में सोच रहे हैं? ए पॉइंट और सी पॉइंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने पॉइंट के बारे में ही सोचा है कि हमें इक्वेशन किसके बीच लगाना है। तो अगर मैं ए पॉइंट और सी पॉइंट की बात करूं तो बताइए इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो पहले जहां पे गया पार्टिकल होगा तो पहले ए पे है, बाद में सी पे गया है। यानी ए पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है। यानी ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि कितना है? 25। तो यहाँ देखिए, अब क्या 25 सिंपल लिखना है या साइन भी ध्यान रखना है? तो हम लोग जानते हैं ये वेलोसिटी होता है, और यह वेलोसिटी लिखते समय हमें साइन भी ध्यान रखना होता है, जिसके लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। आप चाहे तो उल्टा इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करके यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो ये बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है या नीचे? ऊपर है ना। इसका मतलब +25 मीटर/सेकेंड। देखिए, मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि प्लस से आप फिर भी लिखें, ताकि आपको ये लिखते समय ये आदत लग जाए कि लिखते समय हमें साइन को लिखना होता है। क्योंकि पता क्या होता है कि आप जैसे ही प्लस छोड़ दिए, इसको प्लस ही है, चलो
प्लस लिखे या ना लिखे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा जब माइनस रहेगा तो प्लस को इग्नोर करते करते आप कब माइनस को इग्नोर करने लग जाइएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लस भले ही है आप लिखिए ताकि आपको लिखते समय पता रहे कि मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको साइन पे ध्यान रहे। क्योंकि इस चैप्टर में देखिए जब भी क्वेश्चन गलत होता है ज्यादातर यही चांसेस होता है कि साइन कन्वेंशन प्लस माइनस में दिक्कत कर दिए, ठीक है। तो आप इसको खास याद रखें। अब देखिए इनिशियल पॉइंट पे हमें यही इन्फॉर्मेशन केवल पता था। अब फाइनल पॉइंट सी की बात करूं तो सी तक जाने में टाइम लिया है, जो हमें पता है, जो कैलकुलेट करना है। समझ में आया? अब देखिए हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, तो हम लोग जानते हैं टाइम का फैक्टर दो ही में आता है, एक तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट हमने लिया है, तो सी पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता है, तो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते। इस तरह से आपको फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है। समझ में आया? तो अब दूसरा फॉर्मूला एक ही बचता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बचता है या नहीं बचता है? तो उसके लिए मुझे s की जरूरत पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की। तो जरा ध्यान दीजिए, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो पार्टिकल जहां से गया है वहीं पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा ना। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम कैलकुलेट करना है, तो फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अच्छा फॉर्मूला तो दूसरा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करिए, s को 0 रखिए, u कितना दे रखा है 25 इंटू टी, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। फिर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को आप क्या रखेंगे? तो यहाँ एक्सेलरेशन देखिए g है ना, और g किधर है? नीचे की तरफ, और नीचे को हमने क्या लिया है? निगेटिव, इसीलिए यहाँ पे हम g को लिखेंगे -10 एक्सेलरेशन को इंटू टी स्क्वायर हो गया। समझ में आया? तो हम इसको जरा कैंसिल करते हैं, यह आ गया 5, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, यही बनेगा। अब माइनस टी स्क्वायर को इधर लाइए तो ये प्लस हो गया, प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, ये 5 से 25 यानी 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड। ये चीज समझ में आया? यानी यहाँ 5 सेकेंड बाद पार्टिकल जहां से गया था वहीं पे फिर से आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले आप पॉइंट को सेलेक्ट करिए जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट सबसे सुटेबल होगा। वो कैसे होगा? तो जो भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी से आइडिया लगता है, जो कि आगे हम जब एग्जांपल करेंगे ढेर सारा, वहां से आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझ में आया कैसे हमने किया। और साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जब भी आप वैल्यू लिखे साइन के साथ ही लिखे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला का तो आंसर मिल गया, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी था जो कि पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, इसमें s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, या फिर nth वाला फॉर्मूला लगाना होगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ इन 3rd सेकेंड बोल रहा है ना, तो nth सेकेंड वाला लगेगा। इन 3 सेकेंड बोलता तो फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस में t इक्वल्स टू 3 पुट कर देते। समझ में आया? तो हम दूसरे वाले का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? nth वाला। और nth वाला क्या होता है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n की जगह क्या रखेंगे? 3rd, क्योंकि 3rd सेकेंड है तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd सेकेंड में, तो u बताइए कितना होगा? तो u तो वही होगा ना जहां से फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो यहाँ पे थी, यानी 25 प्लस 25 है ना। फिर प्लस एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? -10। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ है, निगेटिव आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1। समझ में n क्यों 3 लिया? क्योंकि nth सेकेंड जो होता है वही होता है n की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको जरा सोल्व करिए, यहाँ से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 बनेगा, 5 और 5 25, यही होगा -25। यानी यहाँ से बना 25 माइनस 25, यानी आ गए 0, यानी सेकेंड का जो आंसर है वो 0 है। यानी 3rd सेकेंड में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए डायग्राम से कैसे समझेंगे। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है? कितना टाइम लिया था? 5 सेकेंड। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो मोशन होता है जितना टाइम यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लेता है उतनी ही हाईएस्ट से नीचे भी आने में लेता है। ये सिमेट्री होती है। समझ में आया? वो कैसे होती है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए रफली आइडिया यहाँ पे हम इसके बारे में ले तो कैसे हो रहा होगा। तो पार्टिकल यहाँ t इज इक्वल्स टू 0 से चला था और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आ चुका है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जितना हमने क्या बोला है, जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही यहाँ से नीचे आने में लेगा। तो यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो पार्टिकल यहाँ पे कितने टाइम पे होगा? t इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। और हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कैलकुलेट करना था? 3 सेकेंड में। यानी 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? t इज इक्वल्स टू 2 से लेके t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक। तो देखिए जितना ऊपर गया है पार्टिकल उतने ही पार्टिकल नीचे भी आया है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ है उतने ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हुआ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा?
जीरो, इसलिए ये जीरो आया है। इस वाले पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा है, अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है, जितना भी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है, सारा कंसेप्ट इसी से हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट है जरा ध्यान से सोचिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब बस प्रैक्टिस की बारी है, तो हम ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें भी ढेर सारा एग्जाम्पल ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो भी कंसेप्ट था आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ ले, ताकि जो भी हम न्यूमेरिकल आगे करने वाले हैं उसमें बिल्कुल भी डाउट ना रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो अभी तक जो भी था इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।